प्रिय फ्रांसिस्का, इस उम्मीद के साथ चिट्ठी लिख रहा हूँ कि तुम अच्छी भली होगी। हालांकि इसका कोई अंदाज़ नहीं कि कितने दिनों में और किस हाल में तुम्हें यह चिट्ठी मिल पाएगी। मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद ही शायद। मैंने उम्र के 62 साल पूरे कर लिए हैं और मुझे यह तारीख अब भी एकदम याद है। आज का ही दिन था। ठीक 13 साल बीत चुके जब मैं किसी ठिकाने का पता पूछते पूछते तुम्हारे घर पर दस्तक देने रुका था। मैं इस पैकेट के मार्फत तुम्हारे ऊपर एक दांव लगा रहा हूँ, इस निर्दोष उम्मीद के साथ कि मेरी यह कोशिश कि किसी भी रूप में तुम्हारे जीवन में उथल पुथल का कारण नहीं बनेगी। कितना भी मैंने अपने मन को समझाया, पर यह इस बात के लिए राजी हुआ नहीं कि ये कैमरे किसी दुकान पर पुराने सेकंड हैंड सामानों के कोने में पड़े हुए धूल झांकते रहें या फिर किसी अजनबी के हाथ पड़ें। मुझे इसका बखूबी एहसास है कि तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते इनकी शक्ल सूरत और भी बिगड़ चुकी होगी। पर फ्रांसिस्का, चारों तरफ निगाह फेरने के बाद भी मुझे तुम्हारे सिवा, हाँ सचमुच तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं सूझा जिसके पास इन्हें छोड़ने का हौसला कर पाऊँ। तुम्हारे पास इन्हें भेज तो रहा हूँ, पर मन में यह आशंका भी भरपूर है कि इनके कारण तुम खामखा किसी अप्रत्याशित संकट में ना पड़ जाओ। मेरी इस सनक के लिए मुझे माफ़ कर देना फ्रांसिस्का। 1965 से लेकर 75 तक पूरे 10 साल मेरे पैर निरंतर सफ़र ही सफ़र में चलते रहे। अब तुमसे क्या छुपाना, खुद के ऊपर ओढ़ी हुई इस व्यस्तता की बड़ी वजह तो यह थी कि मन के अंदर लगातार सिर उठाती हुई इस ख्वाहिश के आगे कहीं मैं घुटने न टेक दूं कि तुमसे मुझे अपनी फ्रांसिस्का से फ़ोन पर बात करनी या सीधा तुम्हारे सामने जाकर खड़े हो जाना है। तुम्हें छोड़कर चले आने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब जगी हुई अवस्था के एक एक पल में मेरे मन में यह इच्छा बलवती ना होती रही हो। यही खास वजह रही जो मुझे ज़बरदस्ती जितना भी मिल पाए वैसी वैसी असाइनमेंट्स की, विदेशी असाइनमेंट्स की ओर धकेलती रही। बार बार मन में यह आता भी था कि आखिर भागकर मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। भाड़ में जाएं सारे असाइनमेंट्स। अब इसी पल मुझे विंटरसेट आयोवा की ओर रुख करना है और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं फ्रांसिस्का को अपने साथ लेकर ही वहाँ से निकलूँगा। उसके बगैर अब एक पल भी नहीं जीना। पर जब जब भी यह आवेग आता, मुझे तुम्हारे शब्द सुनाई देते। तुम्हारी भावनाओं की मेरे मन में बेहद कद्र है फ्रांसिस्का। शायद तुम सही कहती भी थी, मुझे इनका एहसास शायद नहीं हो पाता था। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि शुक्रवार की उस बेहद गर्म सुबह तुम्हारी गली की ओर अंतिम बार देखकर पीट करके वापसी का सफ़र शुरू कर देना मेरे जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी थी और जीवन की शेष घड़ी में भी उससे ज़्यादा कठिन फैसला मेरे सामने कभी नहीं आएगा। अपनी ही बात क्यों करूं? दरअसल शायद ही कुछ गिने चुने ऐसे बदनसीब मर्द होंगे जिनके सामने यह जान निकाल लेने वाली चुनौती पेश आई होगी। मैंने
1975 में नेशनल जियोग्राफिक का काम छोड़ दिया और बाद के तमाम सालों में अपनी मन मर्जी का काम करता रहा। कभी नहीं, कभी कहीं कोई ऐसा कोई पसंदीदा काम मिल गया तो ठीक है, पर वह भी ऐसा जो मुझे घर से कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाने वाला हो। हालांकि इस मनमौजी काम से पैसे नहीं मिलते और मेरे हाथ भी हमेशा से तंग रहे, पर मैंने बगैर किसी गिले शिकवे के जैसे तैसे गुजर कर ही लिया। अपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसा ही तो किया है। मेरा ज़्यादातर काम उत्तर वॉशिंगटन के उत्तर पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर के पुगेट साउंड इलाके के इर्द गिर्द घूमता रहा। मुझे इसमें बहुत आनंद आता रहा है। मुझे लगने लगा है फ्रांसिस्का, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, पानी की ओर उसका खिंचाव भी बढ़ता जाता है। और हाँ, तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया, मैंने एक कुत्ता भी पाल लिया है, गोल्डन रिट्रीवर। इसको मैं हाईवे कह के पुकारता हूँ और अपने ज़्यादातर असाइनमेंट्स में उसको साथ साथ लेके जाता हूँ। उसकी गर्दन गाड़ी की खिड़की से इस तरह बाहर निकली रहती है जैसे मैं नहीं, असल में वो है जिसको अच्छे शानदार शॉट की तलाश है। कुछ साल पहले की बात है, शायद 1972 की। मैं काम के सिलसिले में एकेडिया नेशनल पार्क गया हुआ था और संतुलन खो जाने पर एक पहाड़ी चोटी से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। मेरा घुटना टूट गया। इसे गिरने के दौरान मेरी चेन और मेडेलियन भी टूट फूट गए। हालांकि गनीमत यह रही कि टूटे हुए टुकड़े मेरी नज़रों के सामने ही दिखाई देते रहे। मैंने उन टुकड़ों को बटोरा और एक सुनार से दोबारा ठीक करा लिया। फ्रांसिस्का, तुम्हारे सामने मुझे यह कबूल करने में कोई शर्म नहीं कि मैंने अपने दिल के ऊपर समय की धूल, गर्द की परतें जमने दी। उनको झाड़ पोंछ कर साफ करने का जतन भी कभी नहीं किया। खुद को कम से कम मैं ऐसे ही देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे जीवन में आने वाली पहली स्त्री हो। तुमसे पहले भी कुछ स्त्रियां मेरे जीवन में आईं, पर आज यह स्वीकार करते हुए मुझे फख्र होता है कि तुम्हारे साथ मुलाकात के बाद किसी स्त्री को मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देने दी। यह भी बिल्कुल साफ है कि मुझे ब्रह्मचर्य या नैतिकता अनैतिकता जैसी किसी बात में यकीन नहीं है। बस तुमसे मिलने के बाद मुझ में किसी अन्य स्त्री के लिए दिलचस्पी की कहीं कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रही। एक बार किसी असाइनमेंट के सिलसिले में मैं कनाडा गया हुआ था। वहाँ मैंने एक नर बत्तख देखा जिसकी मादा को शिकारियों ने गोली मार दी थी। तुम्हें मालूम ही होगा फ्रांसिस्का कि इन पक्षियों की शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिसमें जीवन जीने के लिए सेक्स करने की अनिवार्यता होती है। व्यथित नर कई दिनों तक बावला होकर तालाब को चक्कर काटता रहा। काम खत्म करके जब मैं वापस लौटने लगा तब भी वह पानी में बेचैन होकर अकेला चक्कर काट रहा था। सभी दिशाओं में बार बार गर्दन घुमा घुमा कर आशा भरी नजरों से देखता हुआ। मुझे भली भांति एहसास है कि ऐसे समानार्थी उदाहरण आमतौर पर साहित्य की दुनिया में दिए जाते हैं, पर मैंने उस अकेले बतख को देखने के बाद से निरंतर खुद को उसकी दयनीय दशा में ही पाया है। क्या करूं अपने इस मन का। जब जब भी मैं धुंध भरे सवेरे उठकर पहली दफ़ा अपनी आँख खोलता हूँ या दोपहर बाद उत्तर पश्चिम दिशा में सूरज को पानी के साथ अटखेलियाँ करता हुआ देखता हूँ, तो मेरा मन अचानक ही बड़ी शिद्दत से तुम्हें ढूंढने लगता है। बेताबी यह जानने के लिए बढ़ती जाती है कि इस वक्त जब मैं तुम्हारे बारे में इस शिद्दत के साथ सोच रहा हूँ,
तुम अपने घर में क्या कर रही होंगी? तुम्हें मेरी बेताबी का कुछ आभास होगा भी कि नहीं? और जानती हो फ्रांसिस्का, हमारे साथ को लेकर अपनी कल्पना में मैं कभी कुछ खास या उलझाने वाली बात नहीं सोचता। बस सीधी सरल छोटी छोटी मामूली बातें, जैसे तुम्हारे घर के पिछवाड़े के गार्डन में टहलना, तुम्हारे सामने बरामदे में पोर्च के नीचे बैठ जाना, तुम्हारे किचन के सिंक के पास खड़े रहना। ऐसी ही तमाम बातें जहन में आती रहती। मेरी स्मृति में एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दर्ज है। तुम्हारे बदन से कैसी महक आती थी, कैसे तुम्हें छूते ही एकदम से गर्मियों के मौसम का आभास हो जाता था। मेरी देह के साथ तुम्हारी देह का छूना और उस अस्पष्ट सी तैरती हुई फुसफुसाहट का एक एक लफ्ज, उसके आरोह अवरोह मुझे बखूबी याद है, जो प्यार करते हुए तुम्हारे मुंह से निकले थे। रॉबर्ट पिन वॉरेन ने कभी एक मुहावरा इस्तेमाल किया था, एक ऐसी दुनिया जिसको रुष्ट ईश्वर त्याग कर कहीं दूर चला गया। बात किसी आधे अधूरे आशियाने की भले ही हो, पर मैं अक्सर तुम्हें याद करते हुए उस मुहावरे की चुन महसूस करता हूँ। पर मेरी लाचारी है कि मैं इसी मनोदशा में हमेशा नहीं रह सकता। अब तो ये बहुत लंबा सिलसिला बन गया है। मैं करता ये हूँ कि अब जब बार बार सिर उठाते एहसास हद से ज़्यादा कचोटने लगते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी पर साजो सामान लादता हूँ और हाईवे को सांस लेकर कुछ दिनों के लिए घर से दूर कहीं बाहर निकल जाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रांसिस्का कि मुझे अपने जीवन को लेकर कोई अफसोस या ग्लानि है। तुम जानती हो, मैं इस स्वभाव का इंसान भी नहीं हूँ। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि मैं हरदम ऐसी ही मनोदशा में नहीं रह सकता। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुम तक पहुँचने का रास्ता सुझाया। तुम मेरी अंतरंग दुनिया में इस कदर शामिल रही। यह भी तो हो सकता था कि हम एक दूसरे को देखकर आकाश में दो उल्काओं की मानंद चमकते और अगले ही क्षण अलग अलग दिशाओं में जाकर एक दूसरे का हाल जाने बगैर हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते। अब कुदरती संतुलन या तरतीब की इस खूबसूरत और सुगठित व्यवस्था को ही देखो। इसको ईश्वर कहें या ब्रह्मांड या मन माफिक कोई और नाम दे दें, इस धरती पर समय हमारी परिचित रफ्तार के अनुशासन को मानकर संचालित नहीं होता। इस खगोल तंत्र में हमारे 4 दिन वैसे ही हैं जैसे 4 बिलियन प्रकाश वर्ष। आज की बात नहीं है प्रिय, मैं हमेशा से इसी सोच का कायल रहा हूँ। पर कहने को कहूँ चाहे कुछ भी, ज़मीनी हकीकत यही है कि मैं एक हाड़ मांस का बना मामूली इंसान हूँ। दुनिया जहान की तमाम दार्शिक तार्किकताओं का वजन एक तरफ और टूट कर तुम्हें चाहने की उतनी ही मूल्यवान निर्बंध कामना दूसरी तरफ। मैं चाहे कितना भी यत्न करूं, लाचार कर डालने वाली इस घनघोर चाहना से मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। एक एक दिन, एक एक क्षण मेरे पूरे अस्तित्व पर हावी रहा है। लाचार अस्फुट रुदन का वह निर्मम समय जब मैं तुम्हारे साथ होने की कामना करता रहा हूँ, पर वास्तव में ऐसा कर नहीं पाता। मेरे माथे के अंदर एक के बाद एक झंझावात अनवरत उभरते और टक्कर मारते रहे। अंतिम सच्चाई यह है फ्रांसिस्का, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, भरपूर उद्वेग और संपूर्ण निष्ठा के साथ।
और अंतिम सांस लेते हुए भी ऐसे ही तुम्हें चाहता रहूं। चाह कर भी इससे मेरी मुक्ति नहीं है। अपने समय का आखिरी काउबॉय रॉबर्ट नोट। हाँ, पिछली गर्मियों में मैंने अपनी गाड़ी में नया इंजन डलवा लिया था। यह बिल्कुल ठीक ठाक और बढ़िया काम भी कर रहा है।